सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मोनालिसा हूँ और मैं आज आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ जो महिलाओं के ऊपर है और महिलाओं और योग की भूमिका के ऊपर है। योग के साथ मेरा संबंध आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। मैं पिछले 17-18 साल से ज़्यादा हो गया योग के साथ अपने दैनिक जीवन में मैंने योग को शामिल कर रखा और योग को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हूँ। और मैंने योग की शिक्षा बिहार स्कूल ऑफ योगा से ली है। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था और वहाँ आश्रम लाइफ को जिया है। मैंने आश्रम लाइफ में रही हूँ। स्वामी निरंजन आनंद जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति। और आश्रम में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आश्रम में जो हम लोगों ने योग के साथ जीवन बिताया है वो आज भी इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे साथ है। वहाँ की यादें, वहाँ की सीख जिनसे कि हमें प्रेरणा मिलती रहती है और हम अपने जीवन में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए उत्साहित नहीं होते हैं। मतलब एक बैलेंस बना के रखने का काम योग ने हमें किया है हमारे लिए। तो मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ जो बहुत रिलेवेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं महिला हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि महिलाएं हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए क्या स्थान रखती हैं वह आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर महिला योग के साथ जुड़ जाए तो वो कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगी आप सबों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि महिलाओं के जीवन में योग से कैसे स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। महिलाएं, स्त्री जिसे हम सृजनकर्ता कहते हैं, जो सृजन करती है, जीवनदायिनी शक्ति देती है और समाज में, परिवार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उस महिला के अंदर अगर योग आ जाए, योग से पहले भी बात समझ लेते हैं योग क्या है। योग आत्म साक्षात्कार का एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें कि हम कुछ यौगिक विधियों के द्वारा नैतिक अनुशासन सीखते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान शामिल होता है और इसमें ध्यान के कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं। साथ ही साथ हम कर्म योग को जीते हैं, भक्ति योग को जीते हैं। यह सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये एक दैनिक जीवन में अगर शामिल हो जाए तो बहुत ही आसान सी प्रक्रियाएँ हैं। और योग को भारत में लाने का श्रेय तो हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है और उन्होंने सदियों पुरानी प्राचीन प्रणाली विकसित की है जिसका लक्ष्य ही है कि मन को शांत करना, मन और शरीर के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करना। साथ ही योग की सहायता से हम एक स्वस्थ जीवन को जीते हैं और आध्यात्मिक विकास का भी अनुभव करते हैं। और जहाँ तक महिलाएं हैं, आज की महिलाएं सिर्फ एक गृहिणी या बेटी तो रह नहीं गई है, वो परंपरागत भूमिकाओं से कहीं बड़ी भूमिका निभा रही है। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि वो जिस भी क्षेत्र को आप देखें, हर क्षेत्र में वो एक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं। चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, एक संपूर्ण जीवन जीती हैं। किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उनमें कई तरह के शारीरिक बदलाव भी आते हैं, कई तरह की जटिलताएं भी झेलती हैं जिनका सीधा असर उनके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो स्त्री को एक व्यापक रूप में समझने के लिए और योग कैसे स्त्री के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तरह से हम देखें तो योग का एक व्यापक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि वह महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक सद्भाव उत्पन्न करे, एक संतुलन स्थापित करे। और यह संतुलन तब हो सकता है जब भी हम शरीर और मन को एक साथ, एक लय में उसके साथ समन्वय स्थापित करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मन अगर हमारा कमज़ोर होगा तो अगर जीवन में कोई भी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, दुख होंगे, परेशानी होगी तो बहुत जल्दी हम विचलित हो जाएंगे। और
कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमारे इतनी खुशियाँ आ जाती है कि हम उसे संभाल नहीं सकते। हम बिल्कुल ही बावरे से हो जाते हैं और लगता है कि हमें जीवन में क्या मिल गया है जिसके लिए हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। तो इस तरह की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दुख भी अच्छा नहीं होता है। अगर हमारा मन बैलेंस होगा, हमारा शरीर बैलेंस होगा, अगर हम रोग मुक्त होंगे तो हम जीवन की हर घटनाओं को बहुत आसानी से झेल जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो भी हम सामान्य रहेंगे, बहुत ज़्यादा गम होगा तो भी हम यह समझेंगे कि ये एक पासिंग फेज़ है, चीज़ें हैं, हम उसके प्रति अपने आप को तैयार करते हैं और हम तैयार कर लेंगे ताकि हमें कभी भी कोई परेशानी ना हो सके। तो अगर कोई भी स्त्री नियमित रूप से योग का अभ्यास करती, योग जैसे मैंने बताया कि योग एक समन्वय है आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा और कई तरह की तकनीक को एक मिला के एक समग्र रूप से एक प्लानिंग को ही हम एक योग कहते हैं, जिसका संबंध सिर्फ आसन से नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ों से है। तो अगर हम नियमित रूप से महिलाएं योग का अभ्यास करें तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम जिंदगी की हर छोटी मोटी उलझनों को दूर कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और मन शांत रहेगा तो हमारा शरीर निसंदेह अच्छा रहेगा। हम किसी भी तरह की बीमारियों के जाल में नहीं फंस सकते, हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो मन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि जीवन हम एक अच्छे और बेहतर जी सकें और हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो। आखिर लक्ष्य तो यही है कि हम अपने जीवन में हर सुख सुविधाओं को तो प्राप्त करें, साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक रूप से भी उच्चतर विकास होता रहे। अच्छा, महिलाओं के बारे में एक बात मैं शेयर करती हूँ। हम महिलाएं, हम स्त्रियाँ बड़ी नाजुक शरीर की होती हैं, हमारा शरीर बहुत नाजुक होता है, तभी हम पुरुषों के मामले में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा मन भी तो बहुत मुलायम होता है, हम बड़े संवेदनशील होते हैं। स्त्रियाँ इतनी संवेदनशील और कोमल हृदय की होती हैं कि वो बहुत जल्दी पिघल जाती हैं और उनके आंसू बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तभी तो एक कहावत भी कही जाती है ना लोगों के बीच, पुरुषों के बीच, की महिलाओं की तरह आंसू मत बहाओ। आंसू एक हथियार नहीं है बल्कि वो एक भावनाओं का, मन की भावनाएं किसी तरह से बाहर निकलती हैं, उसका एक जरिया होता है। इसका कतई यह मतलब नहीं होता है कि आंसू से महिलाएं किसी को पिघला रही हैं, बल्कि वो एक भावनाओं का आवेग है जो आंसू बन के निकल जाता है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि महिलाएं बहुत नाजुक होती हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और वहीं दूसरी तरफ देखिए उनको अंदर से इतना मजबूत होना पड़ता है ताकि वो एक बच्चे को जन्म देने की पूरी प्रक्रिया से गुजर सके। एक बच्चे को जन्म देना, एक सृजन करना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत दर्द होता है। उस दर्द को झेलने के लिए एक ताकत चाहिए होती है शरीर में, तो वह ताकत महिला को अपने अंदर बनानी पड़ती है। शरीर नहीं होता है लेकिन वो अंदर से उस मजबूती को लाती है अपने अंदर ताकि वो उस पूरी प्रक्रिया से गुजर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर योग किसी महिला ने अपने जीवन में अपना लिया, यौगिक पद्धति को, यौगिक जीवन को अपना लिया, तो निसंदेह वो बहुत सफल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही सफल हो, परिवार के बीच रह के परिवार को संभालना और अपने आप को संभाल के रखना भी किसी सफलता से कम नहीं है, क्योंकि आप एक पूरे समाज को, एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं जिनसे कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम एक उदाहरण बन सकते हैं कि हमारे परिवार के लोग ऐसे हैं, हमारे परिवार में सब चीज़ें ठीक है, तो अगर हम और हमारे परिवार के लोग सब स्वस्थ खुश रहेंगे तो बेहतर समाज तो आएगा ही। क्योंकि एक स्त्री सिर्फ अपने आप को कुछ नहीं सिखाती, अपने आप के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक राह दिखाती है। और एक स्त्री की संतान, अगर स्त्री ने उसको अच्छी शिक्षा दी है और अच्छी लाइफस्टाइल दिखाई है जो उसमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता है, तो निसंदेह उनकी संतान भी उस चीज़ को आगे बढ़ाती ही है।
अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं योग आसन के, योग प्राणायाम के पूरे समग्र प्रोग्राम जिसको हम यौगिक लाइफस्टाइल कहते हैं, योगिक लाइफस्टाइल, उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि अगर हम योगा को अपने जीवन में अपनाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, एक बेहतर सप्लाई होती है, अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो भी अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, निगेटिविटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं निकलती है। और साथ ही साथ महिलाओं के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स होते हैं, उनके बहाव को भी नियंत्रित करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फिट रखती है, ताकि किशोरावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था, जब किशोरावस्था में जब एक लड़की बहुत सारी शारीरिक बदलाव से गुजरती है, शारीरिक प्रक्रियाओं से गुजरती है, उस वक्त के बदलाव को समझना, उसके प्रति अपने आप को रिएक्ट करना कि कैसे क्या व्यवहार करना है, नहीं करना है, उसके प्रति, साथ ही साथ पूरे बीच का मामला, बीच के जो साल होते हैं, और जब वो प्रौढ़ावस्था में एक मेनोपॉज की स्थिति में आती है, तब भी बहुत सारे बदलाव आते हैं शरीर में, मानसिक लेवल पे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फिट रखना, अगर हम शुरू से बचपन से ही ये आदत में शामिल कर लें, तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने आप को बचा के रख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, वजन को नियंत्रित करना, फिटनेस को देखना कि शरीर का वजन इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि हमारे शरीर के अंग ही अच्छे से काम ना कर पाए। फिट होना, शरीर का फिट होना बहुत ज़रूरी है। और ये फिटनेस का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही दुबला पतला होना है, बल्कि एक स्वस्थ शरीर का होना है, शरीर में ताकत का होना ज़रूरी है। और उस ताकत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत मोटा ही हो जाना है, बल्कि एक बैलेंस बना के रखना है। साथ ही साथ योगा का ये बेनिफिट होता है कि स्ट्रेस को मैनेज करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो भी शारीरिक बीमारियां होती हैं, आपको तो एक बात बता दूं कि जितनी भी शारीरिक बीमारियां होती हैं, अधिकतर उसमें से 80-90% साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस और टेंशन होता है, और वो लक्षण दिखाते हैं शरीर के अंगों में। जो हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो इफेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। और उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि हार्ट डिजीज़ भी एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, जो स्ट्रेस की वजह से होता है। अनिद्रा, इंसोम्निया, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, और जो भी आप बीमारी देखते हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, या फिर डायबिटीज़ ले लें आप, या फिर जो भी इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ देखते हैं, वो सब स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। तो अगर यौगिक लाइफस्टाइल को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों से भी हम अपने आप को दूर रख सकेंगे, इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। और इम्यून सिस्टम तब मजबूत होगा जब हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे, हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन उस स्ट्रेस का नेगेटिव असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका कोई नकारात्मक परिणाम हमारे ऊपर नहीं दिखना चाहिए कि स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर हो रही है जो कि शरीर को बहुत नुकसान कर रही है। मूड को इम्प्रूव करके रखना, और एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करना। आपको पता है महिलाओं में मूड फ्लक्चुएट होता है, मूड से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब एक लड़की अपनी मासिक धर्म के समय से गुजर रही होती है, तो मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत अजीब सी सिचुएशन वो झेलती है, जिसमें एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। और इसके साथ ही साथ फिर वो दर्द को बहुत झेलती हैं। तो स्ट्रेस से संबंधित ये सारी चीज़ें होती हैं, और स्ट्रेस कम तभी होता है जब हम योग को अपनाते हैं। प्रेगनेंसी के समय में और उसके बीच में, उसके पहले और उसके बाद महिलाओं के लिए कोपिंग बहुत आवश्यक हो जाता है। स्ट्रेस बहुत होता है, इसमें शरीर और मन को तैयार करना पड़ता है एक बहुत बड़े बदलाव के लिए। सिर्फ बच्चे का जन्म ही नहीं होता है, बल्कि एक बच्चे के साथ साथ स्त्री का नया जन्म भी होता है। तो इसके लिए भी योग बहुत फ़ायदेमंद होता है। आसन, प्राणायाम अगर हम किसी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के देखरेख में करें, तो प्रेगनेंसी का जो पूरा समय होता है, प्री और पोस्ट,
वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ के और भी इश्यूज, जो नींद नहीं आती हो रातों को और बेचैनी रहती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी योग बहुत अच्छी तरीके से दूर करता है। जो लड़कियां बहुत भावुक हो जाती है, जब हम कहते हैं कि बिल्कुल हिस्टेरिक सिम्टम है इसके अंदर हिस्टीरिया के सिम्टम्स हैं, बल्कि वो सिम्टम्स जितने ज़्यादा शारीरिक लेवल पर नहीं होते, वो मानसिक लेवल पे होते हैं। तो जब एक किशोर अवस्था में एक लड़की आती है, तो बहुत तरह की चीज़ों की वजह से उसका एक रिएक्शन अलग होता है, जो चीखना, चिल्लाना, चीज़ों को फेंकना, शरीर का अकड़ जाना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, इस तरह के कई तरह के सिम्टम्स देखते हैं, जिसमें हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, जो इस तरह के चेंजेस को संभाल नहीं पाती हैं लड़कियां। तो इस चेंजेस को संभालने के लिए भी योगिक प्रैक्टिस और योगिक अभ्यास बहुत बहुत मददगार साबित होते हैं। और इन तरह की सारी चीज़ों को के बदलाव के लिए माँ बहुत जिम्मेदार होती है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में कदम रखती है, तो एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वह स्त्री बहुत चीज़ों को झेलती है, और एक माँ ही है जो किसी किशोरी के जीवन में बदलाव ला सकती है। और अगर माँ योग में माहिर है, तो वो पूरे परिवार पे एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो स्त्री को आप देखिए कि बचपन से लेकर किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, एक जन्म देने वाली स्त्री से लेके एक बच्चे को संभालने वाली स्त्री तक कितनी ही बड़ी जिम्मेदारियों को संभालती है। पारिवारिक जीवन में सुधार लाते हैं, परिवार में झगड़े कम होते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं। इन सब के लिए घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को पैदा करना, घर में एक सकारात्मक माहौल बनाना योग के फलस्वरूप ही संभव हो सकता है। अगर परिवार में स्त्री का मन शांत है, तो निश्चित रूप से परिवार में शांति और सद्भाव होगा। मन की शांति कैसे आएगी? क्या साड़ी से, पैसों से, आभूषण से, या एक बड़े बंगले से आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्त्री के मन में शांति तब आती है जब वह अपने मन के भावों को नियंत्रित करना चाहती हो, और वह विज्ञान योग है जो इस विज्ञान को सिखाता है। जो यह विज्ञान सिखा दे कि स्त्री के अंदर, वही योग है। और स्त्री जब परिवार में कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है सीख जाती है, तो वही कर्मयोग कहलाता है। योग में कर्मयोग की बहुत अच्छी विवेचना की गई है, और गीता में भी कर्मयोग को बतलाया गया है। कर्मयोग यह क्या है? जब हम अपने काम को निर्वाह करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और उस निर्वाह में एक सकारात्मक बदलाव दिखता है, एक सकारात्मक परिणाम दिखता है, तो वही तो कर्मयोग हो जाता है। और भक्ति योग क्या हो जाता है? भक्ति योग यह नहीं है एक स्त्री दिन में 4 बार बैठ के घंटों घंटों पूजा कर रही है, या मंदिर जा रही है। मैं मंदिर जाने या पूजा करने से मना नहीं कर रही, वह भी करना है, ज़रूर करना है। लेकिन एक स्त्री जब ध्यान करती है, जब अंतर्मौन का अभ्यास करती है, जब योग निद्रा करती है, जब प्राणायाम करती है, तो भक्ति योग की तरफ बढ़ती है। और जब स्त्री इन सारी चीज़ों को निभाती है, निर्वाह करती है, तो अनावश्यक चिंता से बचती है। और जब अनावश्यक चिंता नहीं होती, तो उसके अंदर शारीरिक बीमारियाँ नहीं होती हैं। क्योंकि एक परिवार में स्त्री बहुत असुरक्षित अपने को महसूस करती है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखा है असुरक्षा की भावना। और ये असुरक्षा की भावना ही उनमें अस्थमा, माइग्रेन, मधुमेह जैसी बीमारियों को पैदा करती है। और कितनी अजीब सी बात है ना कि ये बीमारियां होती भी किस वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ चिंता करने की वजह से। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस से, टेंशन से। तो ये चिंता कैसे दूर होगी? ये चिंता कैसे खत्म होगी? ये चिंता योग से खत्म होगी, यौगिक जीवन को अपनाने से खत्म होगी, यौगिक लाइफस्टाइल को अपनाने से खत्म होगी। एक समग्र समाज का अगर निर्माण करना है, तो एक पॉजिटिव सकारात्मक परिवार का निर्माण होना चाहिए। और परिवार का निर्माण करने के लिए स्त्री का खुश रहना, स्त्री का चिंता मुक्त रहना, और स्त्री का अपने काम के प्रति लगन के साथ उसको निर्वाह करना, कर्मयोग करना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती कि स्त्री ही सब कुछ सारी जिम्मेदारियां निभा ले और घर के किसी सदस्यों का कोई योगदान ना रहे, पर मैं यह कहती हूँ कि स्त्री की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। और स्त्री अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है ना, तो यकीन मानिए वो सबों को बदल सकती है। यह सुनना शायद
आसान लगे पर करना मुश्किल है, लेकिन योग के साथ में अगर आपने योग को जीवन में अपना लिया है, योगा की प्रैक्टिस करती हैं, प्राणायाम करती हैं, ध्यान करती हैं, अंडरमौन के अभ्यास करती हैं, योग निद्रा करती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं सीखना। और हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा में हमारे इन सब यौगिक प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। कभी चाहिए घूमिए वहाँ पे, कुछ समय बिताइए, आप बहुत कुछ सीखेंगी, बहुत कुछ जानेंगी योग के बारे में। तो योग का योगदान मैंने बता दिया, बहुत संक्षिप्त में बताया है। आशा है आप सब को इससे बहुत लाभ होगा और आप सब लोग लाभान्वित ही नहीं होंगे ही और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। विश्व योग दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। योग को अपनाइए और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाइए। हरिओम, धन्यवाद।